वृष्टि, निलय ने पुकारा, साथ ही उसका कंधा भी झंझोड़ा। कहाँ खोई हुई है? 2 बार आवाज लगा चुका हूं। कहीं नहीं। बस बाहर देख रही थी, वृष्टि ने शर्मिंदा होते हुए कहा। हाँ तो बाहर चलकर देखना, चारों तरफ सब कुछ दिखेगा। चल अब जल्दी कर, पूरी बस खाली हो गई है। निलय ने उसका हाथ पकड़कर उठने का इशारा किया। पर मुझे भूख नहीं है, वृष्टि ने जैसे ही कहा, निलय ने ठहरी हुई नजरों से उसे देखा और हंस दिया। मुझ पर तरस खा ले। मुझे भूख लगी है, आज नाश्ता नहीं कर पाया था और तेरे खिलाए लड्डू कब के हजम हो ही गए। निलय के इतना कहते ही वृष्टि ने अपने निचले होंठ को दबाया और हंसी रोकते हुए खड़ी हो गई। सॉरी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और निलय गेट की तरफ बढ़ गया। निलय के पीछे पीछे वृष्टि नीचे उतरी। आगे गेट पर ही फलक और चिराग मिल गए। कितनी देर कर दी उतरने में? मैं तुम्हें लेने ही आ रहा था, चिराग मुंह बनाते हुए बोला। भूख लगी है, जल्दी चलो। चल यार वृष्टि, मुझे वॉशरूम जाना है। फलक को अलग ही जल्दी थी। उसने वृष्टि की बाजू पकड़ी और वॉशरूम एरिया ढूंढने लगी। तुम दोनों जाओ, हम अभी आते हैं। वृष्टि ने चिराग और निलय को जाने को कहा और खुद फलक के साथ चल दी। रेस्टोरेंट के साइड में वॉशरूम था, एक तरफ लेडीज और दूसरी तरफ जेंट्स साइड बनी थी। बीच में कुछ एक्स्ट्रा वॉश बेसिन लगे थे ताकि खाना या नाश्ता करने के बाद कोई भी हाथ धो सके। वृष्टि और फलक अंदर आईं। तू हो आ, मैं यहीं खड़ी हूं। वृष्टि ने हाथ बांधकर वॉश बेसिन के सामने वाली दीवार से टेक लगाई। फलक लेडीज टॉयलेट की तरफ चली गई। वृष्टि की पीठ जेंट्स टॉयलेट और वॉश बेसिन की ओर थी। वृष्टि खामोशी से खड़ी फलक का इंतजार करने लगी। कुछ पल बाद भारी बूटों की आवाज गूंजी, दरवाजा खुला और किसी के अंदर आने का एहसास हुआ। पर वृष्टि वैसे ही खड़ी रही, उस तरफ पीठ किए जैसे पहले थी। उसे नल से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। जो भी अंदर आया था वह इस वक्त अपना मुंह धो रहा था। मुंह पर पानी के छींटे पड़ने की आवाज कुछ पल तक चली और फिर रुक गई। वृष्टि खामोशी से सिर नीचे किए अपनी अनामिका उंगली के नाखून को अंगूठे से कुरेद रही थी। सामने लगे आईने में उसकी परछाई झलक रही थी। मुंह धोते हुए उस व्यक्ति की अपनी घनी दाढ़ी पर लगे पानी को हटाते हुए की नजरें उठीं। उसने आईने में देखा। एक पल के लिए अपने पीछे खड़ी उस लड़की को देखा, फिर नजरें झुका लीं। पर अगला ही पल एक पहचाना सा अक्स उसकी आंखों में घूम गया। वृष्टि, दिमाग में एक ही नाम कौन था। उसने तुरंत नजरें फिर उठाईं और आईने में दिखते उस अक्स को घूरकर देखने लगा। पर वो तो अमेरिका जा चुकी थी हमेशा के लिए। पानी अब भी लगातार बह रहा था। वृष्टि पर गहराती नजरों के साथ एक कोशिश पहचानने की। उसके बाल, उसका पहनावा, कुछ भी तो वृष्टि जैसा नहीं था। चेहरा तो उसके बालों के पीछे छिपा था। मल्हार की धड़कनें तेज होने लगीं। मन किया एक बार उसका चेहरा देख ले कैसे भी करके। वो कुछ और सोचता पर तभी जेब में रखा फोन बज उठा, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। हाथ पोंछकर उसने मोबाइल निकाला और मुड़ गया बाहर जाने को। वो लड़की अभी भी वैसे ही खड़ी थी, किसी बुत की तरह बिना हिले डुले। फोन ऑन करते हुए भी मल्हार की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। और इसी के साथ मल्हार का पहला कदम उठा और उसने कॉल रिसीव कर मोबाइल कान से लगाया। उसी वक्त फलक बाहर आई और तेजी से वृष्टि का हाथ पकड़ उसे बाहर की ओर खींचते हुए बोली, जल्दी चल, नहीं तो देर हो जाएगी। हेलो। दोनों की आवाजें वृष्टि के कानों में एक साथ गूंजी, पर उस पुरुष का गंभीर स्वर उसे पहचाना सा लगा, जिसे सुनकर उसके कदम पल भर को रुक गए। पर फलक नहीं। वह उसे खींचती हुई बाहर ले आई, क्योंकि पूरे 20 मिनट हो चुके थे।
और बस के चलने में अब बस 10 मिनट बचे थे। इसलिए बिना वो रुके वृष्टि को लेकर उसे खींचती हुई बाहर निकल गई। इधर मल्हार बाहर दौड़ लगाती उन लड़कियों को देख रहा था। एक तो लगातार ड्राइविंग करने की वजह से उसे थकान थी, दूसरा ये फोन। उस लड़की के उड़ते बालों के बीच से चेहरे की बहुत हल्की झलक उसे दिखाई दी और पल भर में ही वो दोनों लड़कियां उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थीं। फलक वृष्टि को बाहर लेकर आई और चारों तरफ देखा। निलय और चिराग को ढूंढने में उन्हें पल भर भी नहीं लगा। वो दोनों आपस में बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। फलक और वृष्टि उनके पास जाने को बढ़ी ही थीं कि वृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वहां जाकर क्या करेगी? वो लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं, तू भी ले ले। 10 मिनट ही तो बचे हैं। हाँ यार, ये सही रहेगा। वैसे भी अब तो मुझे भी जोरों की भूख लगने लगी है। वृष्टि की बात मानते हुए फलक उस तरफ चली गई जहां कॉलेज की ओर से नाश्ते के स्टॉल लगाए गए थे। अपने साथ उसने वृष्टि को भी खींच लिया। थोड़ा सा कुछ खा ले, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। लंच पता नहीं 2 बजे होगा या 3 बजे तक, फलक ने जिद की। फलक की बात उसे सही लगी और उसने नाश्ते की तरफ देखा। अपने लिए उसे इडली और सांभर ही ठीक लगा। एक प्लेट लगवाकर फलक के साथ सीटिंग एरिया की तरफ चल दी। सामने खुले मैदान जैसा इलाका था जहां उनकी बसों के अलावा अन्य गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई थी। जाते हुए वृष्टि की नजर एक बार फिर दूर खड़ी सफेद गाड़ी पर पड़ी जिसके दरवाजे के पास इस वक्त कोई खड़ा था। दूरी काफी थी इसलिए शक्ल तो नहीं दिखी, पर हाँ, सामने खड़े इंसान की कदकाठी कुछ कुछ मल्हार जैसी ही लगी। अगर उस व्यक्ति ने इस वक्त कोट नहीं पहना होता तो शायद वो ठीक से देख पाती। चल वहां बैठते हैं, वो जगह खाली है। फलक की आवाज से वृष्टि का ध्यान उस गाड़ी से हटा नहीं, बल्कि वो लगातार उस आदमी को देखती रही तब तक जब तक कि वो वहां से चला नहीं गया। इसके बाद फलक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आई। गाड़ी जाने के बाद वृष्टि ने उस तरफ देखना तो बंद कर दिया, पर अब उसकी सोच उसके काबू में नहीं रही। सब कितना भी ध्यान बंटाने की कोशिश करे, पर अब उसका मन सिर्फ मल्हार के बारे में सोच रहा था। उसकी शादी को भी तो पूरे 5 साल हो चुके हैं। हॉस्पिटल में ही आखिरी बार उसने मल्हार को देखा था। उसके बाद तो उसने अपने रास्ते बंद कर लिए थे। न उसने कभी मुड़कर देखा, न देखने की जरूरत समझी। वो आज उसके बारे में क्यों सोच रही है? जरूरी तो नहीं कि वो मल्हार जैसा दिखने वाला शख्स मल्हार ही हो। और अगर है भी तो अब क्या करना है, उससे मिलकर या उसके बारे में सोचकर? अगर वो उससे मिलने भी जाती है तो एक बार फिर ध्वनि को उसका आना अच्छा नहीं लगेगा। उसकी वजह से कहीं मल्हार और ध्वनि में कोई विवाद न हो, ये सोचकर ही वृष्टि को अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी ध्वनि को मल्हार प्यार करता है, अब वो उसकी बीवी है। वृष्टि का कोई हक नहीं उनके जीवन में दखल देने का। 10 मिनट भी वृष्टि के सोचते सोचते निकल गए। फलक कुछ न कुछ बोलते हुए अपना नाश्ता खत्म कर चुकी थी। बस का हॉर्न बजा तो सब उस तरफ चल दिए। इस बार निलय ने 2 लड़कों से सीटिंग बदल ली। मिश्रा सर से परमिशन लेकर उन दोनों को दूसरी बस में भेज दिया और अब चिराग व फलक उनके साथ बैठे थे। कल का दिन तनाव और थकान से भरा रहा। उनका काम भले ही वक्त से पहले खत्म हो गया था, जिसका सबको अफसोस था, लेकिन मानसिक थकान ने शरीर को भी थका दिया था। वृष्टि के मन में एक नई उलझन ने जन्म ले लिया था और अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि मल्हार यही कहीं उसके आसपास है। पर राजस्थान से हिमाचल, ये दूरी कुछ कम तो नहीं है, सोचने वाली बात थी। वहां की जगह मल्हार का यहां होना वृष्टि को सोच में डाल गया। तो क्या ध्वनि भी यही कहीं होगी? पर वो तो अपने ही अस्पताल की मालिक थी।
फिर वो अपने अस्पताल को छोड़कर इस छोटे से कस्बे में क्यों आएगी काम करने? हिम्पाली तो एक छोटा सा कस्बा था, जबकि जयपुर उससे कहीं बड़ा और संपन्न शहर था। ऐसे ही बहुत से प्रश्नों में वृष्टि उलझती जा रही थी, और इसी उलझन ने उसके मन में बेचैनी को भी बढ़ा दिया था। रात को समय पर खाना खाकर सब सो चुके थे। अपने ही ख्यालों में डूबी वृष्टि को भी कब नींद आ गई, उसे पता नहीं चला। और आज सुबह बिना किसी के जगाए वह खुद ही उठ गई थी। ओहो मैडम, आप तो तैयार भी हो गईं। बिस्तर से निकलते हुए फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें वृष्टि का निरीक्षण कर रही थीं। बहुत सुंदर लग रही हो। आईने के सामने खड़ी वृष्टि कानों में पिंक स्टोन की छोटी छोटी बूंदें पहनते हुए मुस्कुरा दी। सफेद चिकनकारी वाला हल्का गुलाबी कॉटन सूट और सफेद पलाजो में वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आगे की लटों को क्लचर से पीछे बांध रखा था, बाकी बाल खुले छोड़ दिए थे। सुन, आज थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं, क्या कहती है? फलक ने पीछे खड़ी होकर आईने में झांकते हुए कहा। रहने दे, इतना काफी है। सेमिनार दिन का है, रात का नहीं। दिन में ज्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता। वृष्टि के मना करने पर फलक ने बुरा सा मुंह बनाया और नहाने चली गई। उसी दौरान वृष्टि के फोन पर प्रेरणा जी का कॉल आया। कल जो कुछ भी हुआ उससे वो भी काफी डर गई थीं और आज वृष्टि को सेमिनार में जाने से मना कर रही थीं। बेटा रहने दे तू, पता नहीं आज फिर से वो लोग आ जाए तो। मुझे तो डर लग रहा है। मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ, वो तुझे वापस ले आएगा, प्रेरणा जी ने चिंतित होकर कहा। बुआ जी, ऐसा नहीं होता। मैं बीच में से नहीं जा सकती, परमिशन नहीं मिलेगी। तेरा भाई ले लेगा, तू चिंता मत कर, उन्होंने समझाया। बुआ जी, ऐसा ठीक नहीं लगेगा। और वैसे भी आज सेमिनार होटल में ही रखा गया है, बाहर नहीं जाना है। कल से सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। आप चिंता मत करें, हम सब साथ हैं। और शाम 4 बजे तक हम सब यहाँ से निकल भी जाएंगे। रात को मैं आपके पास पहुँच जाऊंगी। काफी समझाने के बाद प्रेरणा जी शांत हुई और कॉल खत्म हुआ। तब तक फलक भी नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। वृष्टि यार, मेरे पीछे से बाल बांध देना। फलक के बाल ठीक करने के बाद दोनों ने अपने बैग पैक कर लिए, क्योंकि सेमिनार खत्म होते ही उन्हें निकलना था। दोनों पहले नाश्ते के लिए नीचे पहुंची। वहीं सबके साथ उन्हें निलय और चिराग भी मिल गए। निलय ने आज मास्क और काला चश्मा पहन रखा था। इतने संदिग्ध लग रहे हो जैसे बच्चों को किडनैप करने आए हो। फलक के इतना कहते ही चारों के अलावा आसपास खड़े बाकी लोगों की भी हंसी छूट गई। निलय ने मास्क और चश्मा हटाया तो वृष्टि और फलक दोनों के चेहरे से एक पल में हंसी गायब हो गई। तुम्हें तो सच में बहुत ज्यादा लगी है, निलय, वृष्टि ने चिंता से कहा और उसके चेहरे की सूजन को छूते हुए देखने लगी। आज तो सूजन और बढ़ गई है। कोई बात नहीं, अब लग ही गई है तो क्या कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। निलय ने मास्क और चश्मा फिर से पहन लिया और सबको ब्रेकफास्ट टेबल की ओर ले गया। नाश्ता कर लेते हैं वरना देर हो जाएगी। तुम सबकी डायरी और पेन तो साथ है न, निलय ने कहा तो तीनों ने अपने साथ लाई डायरी दिखा दी और नाश्ता खाना शुरू किया। नाश्ता करते समय निलय को खाने में थोड़ी दिक्कत हुई, मगर उसने वक्त पर खत्म कर लिया। इसके बाद वे सभी सेमिनार के लिए होटल के चौथे माले की तरफ चल पड़े। वे समय पर पहुंच चुके थे, इसलिए बीच की पंक्ति में चारों को सीट मिल गई। सामने बने स्टेज के ठीक सामने वे बैठ गए। उनसे पहले सभी सीनियर डॉक्टर और प्रोफेसर आ चुके थे। कॉलेज के अलावा आज काफी सारे बाहरी मेहमान भी इस सेमिनार में शामिल हुए थे।
प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनीतिक दलों के सदस्य तक। धीरे धीरे पूरा हॉल भर गया और तय समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर को आमंत्रित किया गया था। दीप प्रज्वलन के बाद उनकी छोटी सी स्पीच से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस वक्त डॉक्टर पारिक अपनी शोध के बारे में जानकारी दे रहे थे। सभी लोग ध्यान से सुनते हुए मुख्य बातें अपनी डायरी में नोट कर रहे थे। वृष्टि भी वही कर रही थी, उसके हाथ लगातार चल रहे थे। करीब आधे घंटे तक डॉक्टर पारिक ने अपनी प्रस्तुति दी। सभी को धन्यवाद कहकर वह मंच से उतर गए। उनके बताए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं में से आखिरी को वृष्टि अब भी याद कर अपनी डायरी में लिख रही थी कि तभी स्टेज से अगले नाम की घोषणा हुई और हॉल एक बार फिर तालियों की गूंज से भर उठा। डॉक्टर मल्हार वशिष्ठ। लिखते हुए वृष्टि के हाथ वहीं थम गए और पेन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसके हाथों में हल्का सा कंपन था जो पूरे शरीर में फैल गया। फिर अचानक उसकी गर्दन ऊपर उठी और उसने उस दिशा में देखा जहां से मल्हार खड़ा होकर स्टेज की ओर बढ़ रहा था। बहुत ढूंढने पर भी वो उसे दिखाई नहीं दिया, जबकि वो बिल्कुल उसके सामने ही बैठा हुआ था। वहां मौजूद हर व्यक्ति तालियां बजा रहा था सिवाय वृष्टि के। वो बस मल्हार को देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मल्हार स्टेज पर आया, पोडियम के आगे आकर खड़ा हुआ, सबका अभिवादन किया और फिर उसकी धीर गंभीर आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वृष्टि को अपने सीने पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो गले में कुछ अटक गया हो। आंखें नम होने को आईं, पर उसने गहरी सांस लेकर खुद को किसी तरह संयत किया। पिछले 2 दिनों से दोनों के बीच जैसे आंख मिचौली का खेल चल रहा था और आज वह उसके सामने था। मल्हार। इन 5 सालों में हुए बदलाव का असर मल्हार पर साफ झलक रहा था। वृष्टि गलत नहीं थी। उसके चेहरे पर अब घनी काली दाढ़ी थी जिसे बड़ी सलीके से तराशा गया था। शरीर पहले से ज्यादा दुबला पर चुस्त और आकर्षक लग रहा था। इस वक्त डार्क ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, व्हाइट शर्ट और गले में ब्लैक टाई। रंगत और निखरी हुई थी, पर उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। शायद काम और अनुभव की गंभीरता ने उस चमक को ढक लिया था। वृष्टि के भीतर कंपन सा उठ रहा था। उसकी बीती जिंदगी के कुछ पल फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। कुछ दिनों का वो साथ और उस साथ के साथ हुआ लगा। वृष्टि आज भी महसूस कर सकती थी। जिस समय वो टूटी हुई थी, बिल्कुल अकेली थी, अनाथ थी। उस समय सिर्फ मल्हार ही था जिसने उसे अपनेपन का एहसास करवाया और मौत के मुंह से खींच लाया था। वो सब कैसे भूल सकती थी? मल्हार की परवाह, उसका वो ममता भरा स्पर्श। वृष्टि का हाथ अनायास ही अपने सिर की ओर चला गया। उसी क्षण शायद मल्हार के शब्द भी जरा थम गए, पर खुद को संभालते हुए उसने बोलना जारी रखा। इतना हैंडसम बंदा इन पहाड़ों के बीच इतने छोटे से हॉस्पिटल में क्या कर रहा है यार? मैं भी उसी हॉस्पिटल में काम करूंगी, कसम से। फलक उसके पास बैठी मल्हार को देखकर आहें भर रही थी। शायद वहां मौजूद हर लड़की का यही हाल था। मल्हार अपने कई महत्वपूर्ण अनुभव साझा कर रहा था। वह उस हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था जहां वह काम कर रहा था। एक छोटा सा हॉस्पिटल जिसमें कई कमियां थीं। जाहिर सी बात थी, प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किए जाने का परिणाम था। यहाँ के निवासी उनकी चिकित्सा को लेकर जरूरतें और साथ में उसके ज्ञान की आवश्यकता जैकी वजह से वो गलत तरीके अपना इलाज आज भी करवा रहे हैं। सब कुछ मल्हार ने उनके सामने और यहाँ के विकास के लिए सहयोग की अपील रखी।
उसने कई आवश्यक योजनाएं सबके सामने रखीं। 1 घंटा कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। पर अब वृष्टि के लिए वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। वह उठी और हॉल से बाहर निकल आई। बेचैनी उसका दम घोंटने लगी थी। लंच के बाद ओपीडी खत्म करने में सबको 1 घंटा और लग गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समय सीमा शाम 5 बजे तक तय कर दी गई थी, वरना तो मरीजों का आना बंद ही नहीं होता। आज का कैंप खत्म होते ही सबको वापस होटल ले जाया गया। अरे यार, मेरे तो पाँव ही दुखने लगे। चिराग, प्लीज यार मेरे पाँव दबा देना। फलक उसकी बाजू पकड़कर उससे चिपकते हुए बोली। चल हट यहां से, पागल हो रही है क्या? यहां बैठकर तेरे पाँव दबाऊंगा, चिराग ने तुरंत झिड़कते हुए कहा। ओहो, क्यों रोज लड़ते हो तुम दोनों? मैं दबा दूंगी तेरे पाँव, तू चिराग के पीछे मत पड़, वृष्टि ने बीच में बोलकर दोनों को चुप कराया। अरे नहीं यार, तू भी तो थक गई होगी ना, फलक मुंह बनाते हुए बोली। यह सुनकर चिराग बुरी तरह चिढ़ गया। अच्छा, वो थक गई, तू भी थकी हुई है, और मैं तो जैसे वहां झूले झूल रहा था। मैं नहीं थका। मेरे पैर नहीं दर्द कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दर्द कर रहे हैं, फलक ने जोर से गर्दन हिलाते हुए कहा। अच्छा चुड़ैल, तुझे सब पता है, बता कैसे नहीं दर्द हो रहे मेरे पाँव? चिराग ने कमर पर हाथ रखे उसका रास्ता रोकते हुए पूछा। क्योंकि तू एक मर्द है, और मर्द को दर्द नहीं होता। उसका लॉजिक सुनकर उनके पीछे आ रहे डॉक्टर मेहरा भी हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने तीनों को टोक दिया। रूम में जाकर आराम करो, फिर रात के लिए रेडी भी होना होगा तुम सबको। डॉक्टर मेहरा बोलकर चले गए। उनके जाते ही तीनों को बात थोड़ी अजीब लगी। उस अजीब सी बात को सुनकर फलक हंसते हुए बोली, तैयार होने को ऐसे बोल रहे हैं जैसे शादी में जाना है। हे, दांत मत निकाल, शादी में ही जाना है, समझी? सबके पीछे से आकर निलय ने फलक के सिर पर हल्की चपत लगाई। उसकी बात सुनते ही तीनों हैरान रह गए। सच में शादी में जाना है? पर किसकी? वृष्टि ने परेशान होते हुए पूछा, क्योंकि सभी थके हुए थे और इस वक्त ये सब बड़ा अजीब लगा उसे। बातें करने से फुर्सत हो तो काम की बात सुनो, निलय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ के पार्षद हैं, उनके बेटे की शादी का आज रिसेप्शन है, इसी होटल की दूसरी साइड बने मैरिज गार्डन में। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके हम सबको आज रात के खाने के लिए बुलाया है। हमारे सीनियर मान गए हैं, तो अब सबको जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर दोनों लड़कियों के चेहरे उतर गए। अरे, पर ऐसे कैसे चले जाएं? हमारे पास शादी के लिए ड्रेस तो है ही नहीं, फलक चिल्लाई। हाँ, हम तो कैंप के हिसाब से ही कपड़े लाए हैं, अब उन कपड़ों में कैसे जाएंगे? वृष्टि ने भी साथ दिया। जैसे जाते हैं, चिराग ने बीच में कहा। फलक झल्ला गई। पहले ही थकान से बेहाल थी, अब ये नई आफत। तू तो चुप ही कर। तुम लड़कों का क्या है, हर जगह बस पैंट शर्ट डालो और चल दो। तो क्या अनजान शादी में तू लहंगा या इवनिंग गाउन पहनकर जाना चाहती है? निलय ने पलटकर पूछा। हम यहाँ इलाज करने आए हैं, शादी में नहीं। और उन्हें भी ये बात पता है। इसलिए जो अच्छा सा सूट या जीन्स टॉप हो वही पहन लेना। थोड़ा मेकअप कर लेना, अच्छी दिखोगी। अब चलो जाओ, सबको कंबाइंड रूम मिले हैं, जाकर देखो तुम्हारी रूम पार्टनर कौन है। मैं तो इस बार वृष्टि के साथ ही रुकूंगी, पहले ही बता रही हूं। बस में भी साथ नहीं बैठने दिया था ना। फलक की बात सुनकर तीनों उसे घूरने लगे। वो ऐसे लड़ रही थी जैसे उन तीनों की वजह से वो अलग बैठी थी। हमने नहीं किया था वो सब, समझी? चिराग फिर से लड़ने लगा, जिसे देख वृष्टि ने वहां से जाना ही बेहतर समझा।
चल बहन, हमें तो साथ ही रूम मिलेगा। वो देख, हॉल खाली हो चुका है, सब जा चुके हैं, हम 4 नमूने ही बचे हैं। चल, अब मेरे भी पैर दुख रहे हैं। वो उसे घसीटते हुए रिसेप्शन काउंटर तक ले गई, जहां मिश्रा सर खड़े थे। उन्हें देखते ही मिश्रा सर ने चश्मा चढ़ाते हुए कहा, सबसे आखिर में आए हो चारों, क्या बातें करते रहते हो हर वक्त। इसीलिए बस में तुम चारों को अलग अलग बैठाया था। सही कहा सर, बातें तो हम चारों ही करते हैं, वरना बस में बाकी सब तो गूंगे बैठे थे। फलक मिश्र सिर की बात सुनते ही भड़क गई। वो इसी बात के लिए तो लड़ रही थी पहले से ही, और अब वजह पता चल गई। बोलते बोलते उसने झट से मिश्रा सर के हाथ से चाबी ले ली, क्योंकि उसे पता था अगर देर हुई तो सर किसी और के साथ रूम बदलवा देंगे। उसकी हरकत पर मिश्रा सर भुनभुनाते रह गए। सर, हमारे रूम की चाबी। निलय और चिराग थके चेहरों के साथ आगे बढ़े। सबसे आखिर में आए हो दोनों, इसलिए तुम दोनों को एक ही रूम मिला है, वरना 3-3 लड़कों के ग्रुप बने हैं। उन्होंने निलय को चाबी देते हुए कहा, और फलक की शरारत का गुस्सा उन दोनों पर निकाल दिया। बेचारे दोनों सुनते रह गए और चुपचाप निकल गए। इधर रूम में आते ही फलक ने अलार्म लगाया, पाँव फैलाकर लेट गई। भाई देख, मैं तो सो रही हूं, 1 घंटे बाद उठा देना। उबासी लेते हुए उसने कंबल ओढ़ लिया। तभी रूम का गेट बजा। वृष्टि उठी और दरवाजा खोला। सामने सर्विस बॉय शाम की चाय और स्नैक्स लेकर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड इवनिंग दीदी जी। वृष्टि ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और ट्रे ले ली। थैंक यू। कुछ और चाहिए हो तो कॉल कर देना दीदी जी। वो लड़का खुश नजर आ रहा था और लगता था यहीं का लोकल बंदा है। वृष्टि दरवाजा बंद करने लगी तो उसने फिर आवाज दी, दीदी जी। हाँ कहो, वृष्टि ने पूछा। वो, कल मेरी चाची भी आएंगी आपके कैंप में ऑपरेशन करवाने। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला। अच्छा ठीक है, नाम बता दो, मैं देख लूंगी उन्हें, वृष्टि ने कहा। उनका नाम आरती है। आज मैं उनके साथ कैंप में आया था, आपको वहीं देखा था। लेकिन दीदी जी, कल मेरा चाचा आएगा हंगामा करने। यह सुनकर वृष्टि चौंकी। हंगामा? क्यों? दीदी जी, वो पागल आदमी है, पता नहीं किन लोगों के साथ बैठता है। कमाता नहीं, बस दिन भर लड़ता और खाता है। 6 बच्चे कर लिए, ये कहकर कि बच्चा तो ऊपर वाला देता है। चाची काम करती हैं, सारे घर का खर्च उठाती हैं। अब उसे पता चल गया है कि चाची बच्चा रोकने का ऑपरेशन करवाने जा रही हैं, तो तब से लड़ रहा है और कहता है ऑपरेशन नहीं होने देगा। उसकी बात सुन वृष्टि मुस्कुरा पड़ी। तुम चिंता मत करो, तुमने बता दिया, अब हम पहले से इंतजाम कर लेंगे उनसे निपटने का। और तुम्हारी चाची का ऑपरेशन जरूर होगा। ठीक है दीदी जी, मुझे आपके पास ये देने भेजा था, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। हंगामा एक नहीं, बहुत सारे लोग करने वाले हैं। किसी ने उनके कान भर दिए हैं। आप अपने बड़े डॉक्टर साहब को बता देना। सब सावधान रहना, वो हिंसा करने वाले हैं। ये पहले से रची गई साजिश है। सबको कोई भड़का रहा है, यानी कि दूसरी पार्टी वाला। समझ रही हो न? उसकी बात सुन वृष्टि चिंता में पड़ गई। ओह, ठीक है, मैं सबको बता दूंगी, तुम चिंता मत करना। और हाँ, कल अपनी चाची के साथ आना, मुझसे मिलना। कल पेशेंट कम होंगे तो आसानी से मिल जाओगे। ठीक है दीदी जी, कहकर वो लड़का चला गया। वृष्टि सोचते हुए अंदर आई तो देखा फलक बेड पर बैठी थी। ये क्या बकवास कर रहा था वो?
वृष्टि ने ट्रे रखी और फलक की तरफ देखा। तू सोई नहीं? लेटी हुई थी, इतनी जल्दी थोड़े ही नींद लगती है। और उसकी बातें सुनकर तो नींद ही उड़ गई। क्या पता बकवास कर रहा था या सच बोल गया, वृष्टि ने कहा। इतनी आसानी से किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकते। कल तक इंतजार करना होगा। बिना सबूत के सीनियर्स को बताया तो वो मजाक उड़ाएंगे। सिर्फ मजाक ही नहीं, अगर बात झूठ निकली तो डांट भी पड़ेगी कि तुमने ऐसी बात पर यकीन कैसे कर लिया। जबकि वो किसी और से भी कह सकता था। फलक ने भी अपनी बात रखी। सही कह रही है तू। देखते हैं कल क्या होता है। वापस लौटते हुए वृष्टि के चेहरे पर जो मध्यम सी मुस्कुराहट थी, वो उसके दिल की खुशी को बयान कर रही थी। जल्दी में वो मल्हार को बाय भी न बोल सकी थी। और जब बाहर आई तो उसके सामने से ही उनकी बस निकल गई। वृष्टि बुरी तरह घबराकर पागलों की तरह उसके पीछे भागी, पर निलय की आवाज ने उसके भागते कदमों को लगाम दी। वृष्टि, कहाँ भागी जा रही है यार? वृष्टि ने हांफते हुए आवाज की दिशा में देखा और अपना माथा पीट लिया। एक बस जाती हुई दिखी और वो उसके पीछे भाग पड़ी बेवकूफ बनकर। ये भी नहीं देखा कि दूसरी बस वहां है या नहीं। वो शर्मिंदा सी हांफते और मुस्कुराती हुई निलय के करीब आई, लेकिन उसके पीछे खड़े मिश्रा सर को खुद को घूरते हुए देख वृष्टि की मुस्कान गायब हो गई। बस मैडम जी, आपकी ही राहों में पलकें बिछाकर बैठे थे कि कब आप आए और कब हमें भी घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। यूं ही मिश्रा सर को पूरे कॉलेज की ननद नहीं कहते थे स्टूडेंट्स। ये बात आज वृष्टि को अच्छे से एहसास हुआ। जब तक उनका दिल नहीं भरा वो वृष्टि को डांटते रहे। सर अब चले, बाकी का आप कल डांट लेना। निलय ने परेशान होके आखिर बिना उनकी परवाह किए बोल ही दिया। ऊपर से बस में बैठे बाकी लोग भी शोर करने लगे तो मिश्रा सर ने वृष्टि और निलय को घूरते हुए किसी तरह खुद को रोका। चढ़ो बस में। खींचते हुए वो दोनों को इशारा करते हुए बोले। चल अब जल्दी बस में चढ़, पहले ही देर हो चुकी है। उसकी देर की वजह से निलय भी थोड़ा नाराज था। वृष्टि आगे बढ़ती हुई निलय की रोकी हुई सीट पर पहुंची, जहां उसका बैग रखा हुआ था। उसे हटाकर वृष्टि फौरन खिड़की के पास जाकर बैठ गई और शीशा खोलकर बाहर की तरफ देखने लगी। मल्हार अपनी गाड़ी के पास खड़ा, पैंट की जेब में हाथ डाले उसकी बस की तरफ देख रहा था। वृष्टि ने धीरे से एक हाथ खिड़की से बाहर निकाला और मल्हार की तरफ हिला दिया। मल्हार ने भी उसकी तरफ देख तुरंत प्रतिक्रिया में हाथ हिला दिया। अब उसे बाय न कर पाने का गम भी नहीं रहेगा। ये किसकी तरफ हाथ हिला रही है? वृष्टि की हरकत देखकर निलय ने बाहर झांक कर देखा, पर बस आगे बढ़ चुकी थी और मल्हार पीछे रह गया तो दिखा नहीं। वृष्टि ने निलय की तरफ देखा, वो नाराज सा मुंह फुलाए बैठा था। क्या हुआ? मुंह क्यों फूला हुआ है गुब्बारे की तरह तुम्हारा? वृष्टि ने उसका फूला हुआ मुंह देखकर पूछा। पिछले 10 मिनट से तेरी वजह से वो मेरी सांस बना हुआ था। निलय का इशारा साफ तौर पर मिश्रा सर की तरफ था। उसकी हालत देखकर अब वृष्टि को हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंस दी। उसकी हंसी देखकर निलय के साथ साथ पीछे वाली सीट पर बैठे फलक और चिराग भी हैरान होकर उठ गए और आगे झांककर वृष्टि की तरफ देखने लगे। कुछ देर पहले तो कोई होमसिकनेस का मारा घर जाने को रो रहा था। चिराग ने ताना मारा तो वृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हे भगवान, ये तुम सब लड़कों को क्या हो गया है? तानों पर ताने। भई ये सब हमारे लिए छोड़ दो। ताने मारने का डिपार्टमेंट हमारे पास ही रहने दो। अरे फालतू बातें छोड़ और ये बता, अंदर से कौन सा जादू करवा कर आई है कि तेरी रोनी सूरत अपने आप चमक उठी? फलक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए वृष्टि से सवाल किया।
जो निलय भी जानना चाहता था। वो भी जिज्ञासा से वृष्टि की तरफ देखने लगा। कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम सब वैसे ही तंग कर रहे हो मुझे। फिर से रोने लगूंगी तब भी बुरा लगेगा, अब हंस रही हूं तब भी शक कर रहे हो। तुम ही बताओ, क्या जादू चल रहा होगा अंदर? वृष्टि ने जिस अंदाज में कहा, तीनों उसकी तरफ और ज्यादा गहराई से देखने लगे। घर जाने की खुशी है भाई, और कुछ नहीं। मैं खुश हो रही हूं और तुम सब बिना बात मुझे देखकर परेशान हो रहे हो। वो तीनों के घूरने से परेशान होने लगी थी। वृष्टि की बात हर हद तक दोनों की समझ में आ चुकी थी। पर निलय फिर भी कुछ खोज रहा था। वृष्टि के चेहरे में कुछ तो था। चारों की बातें खत्म हुई और कुछ देर बाद बस में भी सन्नाटा छा गया। माहौल शांत था। सेमिनार में बैठे बैठे सबको थकान हो गई थी और दोपहर का खाना खाकर तुरंत बस में बैठ गए थे, तो अब सभी को सुस्ती और थकान एक साथ महसूस हो रही थी। सभी निढाल से सीटों पर बैठे थे। कोई अपने बगल वाले के कंधे पर सिर टिकाए था, तो कोई खिड़की पर। अधिकतर सबकी आंखें बंद थीं। वृष्टि खिड़की से सिर टिकाए बाहर के पीछे छूटते नजारे देख रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था। बाहर देखते हुए अचानक ही मल्हार का नंबर याद आया, जो उसने मिस्ड कॉल के जरिए अपने फोन में पहुंचाया था। उसने तुरंत फोन ऑन किया और नंबर को देखकर सेव कर लिया। उसी वक्त प्रेरणा जी का कॉल आ गया। आप चिंता मत कीजिए, हमें निकले हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। मैं शाम तक आपके पास पहुंच जाऊंगी। नहीं, रैनी भाई को परेशान करने की जरूरत नहीं है। निलय है न, वो छोड़ देगा घर। हाँ, ठीक है। प्रेरणा जी से बात करके वृष्टि ने फोन रख दिया। वहीं उसकी बगल में बैठे निलय को अपने नाम के जिक्र पर होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुझे नींद नहीं आ रही? उसने आंख खोलकर वृष्टि की तरफ देखते हुए पूछा। वृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया। कम। निलय ने हाथ बढ़ाकर वृष्टि के दूसरे कंधे पर रखा और आंखों से अपने कंधे की तरफ इशारा किया। पर वृष्टि ने मुस्कुराकर मना करते हुए बाहर की तरफ इशारा किया। साफ था, उसे खिड़की के बाहर देखना था। निलय ने मुंह बनाते हुए हाथ वापस खींच लिया और वृष्टि फिर से खिड़की से सिर टिकाकर बैठ गई। वो बाहर की तरफ देखने लगी, जबकि निलय की नजरें अभी भी वृष्टि पर टिकी हुई थी। वृष्टि के बस में बैठने के बाद बस के जाते ही मल्हार भी अपनी गाड़ी में बैठा और चाबी लगाकर स्टार्ट कर दी। जेहन में वृष्टि ही घूम रही थी। पहले दिन उसने उसे रेस्टोरेंट में देखा था, पर पहचानने में देर कर दी। बस और बस पर लगे कॉलेज के नाम के बैनर से समझ गया था कि कल तो मुलाकात होनी ही है। फिर दूसरे दिन के हंगामे ने पूरा माहौल ही खराब कर दिया, और फिर आज का सेमिनार। अपनी सोचों के साथ मल्हार मुश्किल से 6-7 मिनट में अपने घर पहुंच चुका था। एक छोटा सा हिमाचली घर जो उसके हॉस्पिटल के पास ही था। मल्हार ने किराए पर लिया हुआ था। ढलवा आकार की छत वाला ये मकान छोटे से बंगले की तरह खूबसूरत दिखता था। घर के आगे दोनों तरफ बना खूबसूरत सा गार्डन, जो एक बाउंड्री वॉल के घेरे से घिरा हुआ था, और बीचों बीच घर के अंदर जाने का रास्ता था। मल्हार ने गाड़ी घर के आगे बनी जगह पर रोकी और उतरकर अंदर की तरफ चला आया। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके चेहरे पर गहरी और प्यार भरी मुस्कान आ गई। 3 साल के आसपास का एक प्यारा सा गोलमटोल बच्चा मल्हार की गाड़ी की आवाज सुनकर अंदर से बाहर भागा आया। उसे देखकर मल्हार भी फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ा और लपककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसके गोरे गुलाबी गालों को चूम दुलार करने लगा। बस कॉलेज के मेन गेट के आगे आकर रुकी, तब जाकर निलय ने वृष्टि को उठाया। वो गहरी नींद में थी, तो हड़बड़ाकर उठी। उठ जा, हम पहुंच गए हैं। निलय ने उसे उठाया।
वो खुद भी अभी तक सीट पर बैठा सबको उतरते हुए देख रहा था। आगे बैठे ज्यादातर लोग उतर चुके थे और पीछे वाले उन दोनों को टोकते हुए जा रहे थे। खुद से उतरोगे या मिश्रा सर को बुलाएं, पीछे से निकलते हुए लड़के मजाक में बोलते हुए हंस पड़े। उनकी बात सुन निलय भी हंस दिया और अपनी सीट से उठ गया। चलो तुम लोग नीचे आओ और लगेज भी निकलवा लेना, तब तक मैं गाड़ी लेकर आता हूं। चिराग और फलक नीचे उतरकर निलय के पीछे चल दिए। वृष्टि, जो नींद भरी आंखों से बाहर की तरफ देख रही थी, बस खाली होते देख खुद भी उठकर गेट की तरफ बढ़ गई। नीचे आकर चिराग ने बस के लगेज कंपार्टमेंट से चारों का सामान निकलवाया, जिसे तीनों ने मिलजुल कर उठा लिया। मिश्रा सर को सूचना देकर वे सब कॉलेज गेट के पास खड़े हो गए। पार्किंग से गाड़ी निकालकर निलय बाहर आया, जहां तीनों उसका इंतजार कर रहे थे। आते ही उन्होंने पहले कार की डिक्की में अपना लगेज रखा और वैसे ही बैठ गए जैसे आते वक्त बैठे थे। इस बार निलय ने वृष्टि को पहले ही धमका दिया, खबरदार, जो बाहर की तरफ देखा भी तो। इतने अंधेरे में क्या देखूंगी, वृष्टि ने मुंह बनाकर कहा और गुस्से में सामने देखने लगी। निलय लाचारी से उसे देखने लगा। वृष्टि उसकी टोकाटोकी से बुरा मान गई थी।